तो जब भी आपने इन बिल्डिंग्स को देखा होगा तो अक्सर ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आया होगा कि कौन है वो लोग जो इन बिल्डिंग्स को बनाते हैं, इनको डिज़ाइन करते हैं और हमारी सराउंडिंग्स को इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल वे में क्रिएट करते हैं। गगनहाइम म्यूजियम को स्पाइरल डिज़ाइन में बनाने का रीज़न क्या था? तो आज आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अपने चैनल पर काफ़ी सारी सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स। और आज का ये वीडियो इस सीरीज का पहला एपिसोड है और इसलिए अगर आप NID, NIFT एंड UC के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जनरल बात पूछना चाहूँगा कि आपने कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा, कभी ना कभी आप किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री गए होंगे और नहीं तो आपने किसी ना किसी मैगजीन या फिर किसी ना किसी साइंस फिक्शन मूवीज़ में इस तरह की बिल्डिंग्स को ज़रूर देखा होगा। तो जब भी आपने इन बिल्डिंग्स को देखा होगा तो अक्सर ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आया होगा कि कौन है वो लोग जो इन बिल्डिंग्स को बनाते हैं, इनको डिज़ाइन करते हैं और हमारी सराउंडिंग्स को इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल वे में क्रिएट करते हैं। ये सवाल मेरे भी मन में काफ़ी बार आया था, तो आज आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो उनको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट्स होते हैं जो इस तरह की बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स को क्रिएट करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली और एस्थेटिक तरीके से। तो चलिए आज हम उन्हीं आर्किटेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे फर्स्ट आर्किटेक्ट का नाम है फ्रैंक लॉयड राइट। फ्रैंक लॉयड राइट को ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर के पायोनियर के तौर पर जाना जाता है, पायोनियर ऑफ ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। अब इनको पायोनियर क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न ये है कि इन्होंने अपने सारे बिल्डिंग्स को नेचर के साथ में ब्लेंड किया। जब आप इनके द्वारा डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग्स को देखते हो तो आप उन बिल्डिंग्स को देखकर समझ सकते हो कि इनकी बिल्डिंग्स नेचर के साथ कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड होती हैं। इनकी बिल्डिंग्स देखने पर ऐसे नहीं लगती कि जैसे वो आर्टिफिशियली किसी ग्राउंड पर रख दी गई हो, बल्कि ऐसे लगती हैं जैसे वो नेचर से उग रही हों। इसीलिए इनको पायोनियर ऑफ ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इनकी बिल्डिंग्स में हार्मनी होती थी, नेचर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करती थी और ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रेरी स्कूल मूवमेंट, जिसको प्रेरी स्टाइल मूवमेंट या प्रेरी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस मूवमेंट में जनरली हॉरिजॉन्टल लाइंस पर वर्क किया जाता था और ओपन स्पेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो अगर हम इन शॉर्ट इनकी डिज़ाइन फिलॉसफी को समझना चाहें तो इनकी डिज़ाइन फिलॉसफी थी ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। इनका मानना था कि बिल्डिंग्स अपने सराउंडिंग के साथ और नेचर के साथ ब्लेंड करना चाहिए और उनसे उगती हुई लगनी चाहिए, ना कि आर्टिफिशियली उस पर रखी हुई लगनी चाहिए। चलिए अब हम फ्रैंक लॉयड राइट की कुछ बिल्डिंग्स को देखेंगे और इन बिल्डिंग्स के थ्रू हम उनकी फिलॉसफी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते थे और किस तरीके से वो अपनी बिल्डिंग्स को नेचर के साथ ब्लेंड करते थे। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फॉलिंग वाटर, जो कि पेंसिल्वानिया में है। अगर आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल के ठीक ऊपर फ्रैंक लॉयड राइट ने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया हुआ है। तो जब आप इस बिल्डिंग को देखते हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये बिल्डिंग नेचर के साथ में पूरी तरीके से ब्लेंड हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से नेचर को डिस्टर्ब कर रही है या फिर नेचर उस बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर रहा है।
तो इस तरीके से इनकी फिलॉसफी थी कि बिल्डिंग ऐसी बनाइए जो नेचर के साथ प्रॉपरली ब्लेंड होती हो। और ये इनका एक बहुत ही आइकॉनिक हाउस है, बहुत ही फेमस है, एग्जाम्स में काफी बार रिपीट भी होता है कि फॉलिंग वाटर इज बिल्ट बाय फ्रैंक लॉयड राइट। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज गगनहाइम म्यूजियम, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। अगर आप गगनहाइम म्यूजियम को देखते हो तो आप देखोगे कि इसका जो डिजाइन है वो एक स्पाइरल शेप में है, तो इसके डिजाइन को हम लोग बोल सकते हैं स्पाइरल डिजाइन। और अपने इस रिवॉल्यूशनरी स्पाइरल डिजाइन की ये काफी फेमस है। और जब आप इस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हो, जब आप इस बिल्डिंग के अंदर जाते हो, तो ये जो स्पाइरल शेप आपको दिखता है एक्चुअली में ये इस बिल्डिंग के फ्लोर हैं। अगर आप एक फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जाते हो तो बेसिकली आपको स्टेप्स नहीं चढ़ने होते, आप रैंप के थ्रू चढ़ते हो जाते हो। तो इस बिल्डिंग में अगर आप एक फ्लोर पर हो तो आप कब थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर पर पहुंच जाते हो आपको पता नहीं चलता। गगनहाइम म्यूजियम को स्पाइरल डिजाइन में बनाने का रीजन क्या था? तो रीजन इसका बहुत ही सिंपल था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ बिना स्टेप्स को चढ़े, बिना थके हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाएं और उनको पता भी ना चले, जो उनको बहुत कंफर्टेबल लगे और वो अपने म्यूजियम के इस विजिट को एंजॉय कर सके। अब हम बात करेंगे फ्रैंक लॉयड राइट की थर्ड बिल्डिंग का, और इस बिल्डिंग का नाम है रॉबी हाउस, जो कि शिकागो में लोकेटेड है। रॉबी हाउस में प्रेरी स्कूल के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया। जैसे फर्स्ट है आपका हॉरिजेंटल लाइंस, तो अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में आपको काफी सारे हॉरिजेंटल लाइंस देखने को मिलते हैं और ओवरहैंगिंग ईव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तीन बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं जो कि फ्रैंक लॉयड राइट के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आर्किटेक्ट के बारे में। हमारे नेक्स्ट आर्किटेक्ट है ले कॉर्बूजिए। ले कॉर्बूजिए को काफी लोग ली कॉर्बूजियर भी पढ़ते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आप कंफ्यूज ना हो, वो इसको सिंपल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि उनका नाम फ्रेंच लैंग्वेज में है तो इसलिए इसको ले कॉर्बूजिए कहना ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। बट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे ली कॉर्बूजियर या ले कॉर्बूजिए पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्ट ले कॉर्बूजिए की फिलॉसफी के बारे में। तो इनकी फिलॉसफी थी कि जो बिल्डिंग है बेसिकली दैट इज अ मशीन, तो इसीलिए इन्होंने एक बिल्डिंग को बोला दैट इट इज अ मशीन फॉर द लिविंग। उन्होंने कहा एक बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे रहने के लिए वो कोई मशीन हो। और इन्होंने अपनी इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए 5 पॉइंट्स का हमें कॉन्सेप्ट दिया, जिसको 5 पॉइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट होता था पिलॉटीज। पिलॉटीज का मतलब है बेसिकली पिलर। बिल्डिंग के जो कॉलम्स होते हैं उनको पिलर भी बोला जाता है, तो इन्होंने उसको पिलॉटीज कहा। सेकंड इज फ्री प्लान, कि बिल्डिंग का जो फ्लोर आप बना रहे हो उसमें बेसिकली आप कम से कम वॉल बनाइए। आप अवॉइड कीजिए कि जो भी आप डिस्ट्रक्शंस या वॉल क्रिएट करते हैं उनको मत बनाइए। बिल्डिंग का जो प्लान है, जो फ्लोर है, इट शुड बी फ्री, कि कम से कम उसके अंदर वॉल्स हो, हम अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें जब चाहें तब। एंड द थर्ड इज फ्री फसाड। फ्री फसाड में उन्होंने बताया कि एक जो बिल्डिंग है उसका फसाड एकदम बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके फसाड पर कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, दैट इज द फ्री फसाड। एंड पॉइंट नंबर 4 हॉरिजेंटल विंडोज। इन्होंने बताया कि फोर्थ पॉइंट में विंडोज को ज्यादा से ज्यादा हॉरिजेंटल रखा जाए, नैरो एंड लॉन्ग विंडोज बनाई जाए। एंड द नंबर 5 इज रूफ गार्डन। और इन्होंने कहा क्योंकि हमने नेचर के ऊपर उतना एरिया एक्वायर किया है, उतना हमने नेचर को डिस्टर्ब किया है, तो रूफ गार्डन्स बनाए जाएं कि जितना हमने फ्लोर पर एरिया एक्वायर किया सेम उसी साइज में या उससे ज्यादा हम अपने टेरेस को गार्डन में कन्वर्ट करें, जिनको हम रूफ गार्डन कहते हैं। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्ट ले कॉर्बूजिए के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में। एंड द फर्स्ट बिल्डिंग इज विला सवॉय। विला सवॉय फ्रांस में लोकेटेड इनका एक स्ट्रक्चर है जिसको इन्होंने डिजाइन किया था, और इसमें आपको आर्किटेक्ट ले कॉर्बूजिए के 5 पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका पिलॉटीज हो गया, आपके हॉरिजेंटल लॉन्ग विंडोज हो गए और आपके रूफ गार्डन्स, और बाकी के 2 अदर्स पॉइंट भी आपको इस बिल्डिंग में देखने को मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स इंडिया। अगर हम देखें कि चंडीगढ़ में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं तो सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट जो फेमस हैं और जिनको डिज़ाइन किया उन आर्किटेक्ट का नाम है आर्किटेक्ट ले कॉर्बूजिए। चाहे फिर वो चंडीगढ़ का
हाई कोर्ट हो या फिर चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स हो या फिर वो चंडीगढ़ का ओपन हैंड मॉन्यूमेंट हो, ये सारी बिल्डिंग्स आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए ने चंडीगढ़ में डिज़ाइन की, जो एग्जाम्पल बन गई बाकी अदर बिल्डिंग्स के लिए और एक इंस्पिरेशन भी बन गई। अगर आप चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो आप देखोगे कि इस बिल्डिंग में सबसे पहले आपको कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिखता है और ये बिल्डिंग ब्रूटलिस्ट कंक्रीट फॉर्म को शो करती है। और अगर हम बात करें ओपन हैंड मॉन्यूमेंट की, तो ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है जिसको ले कॉर्बुज़िए ने इस कॉन्सेप्ट के साथ डिज़ाइन किया कि ये आने वाले लोगों का वेलकम करता है, जो चंडीगढ़ में लोग आते हैं उनका पूरे दिल से स्वागत करता है, अपने हाथ से वेलकम करता है और यूनिटी और पीस के लिए ये बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है एंड दिस इज कॉल्ड ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। और ये एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है जो कि चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसको डिज़ाइन किया था आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए ने। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्किटेक्ट। पहली बार किसी फीमेल आर्किटेक्ट को प्रिट्जकर प्राइज जैसा अवार्ड मिला। प्रिट्जकर प्राइज नोबेल प्राइज के जैसा माना जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में एंड दिस आर्किटेक्ट इज आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद। ज़ाहा हदीद वो पहली फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट बनी पूरी दुनिया की जिनको आर्किटेक्चर का प्रिट्जकर प्राइज दिया गया। अगर आप ज़ाहा हदीद के बिल्डिंग को देखते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स रियल में भी बनाए जा सकती हैं। तो इनके जो डिज़ाइंस होते हैं जनरली वो पैरामेट्रिक होते हैं और इनको पैरामेट्रिक पायोनियर के नाम से जाना जाता है। जनरली जब दूसरे आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते थे तो वो अपनी वॉल को स्ट्रेट डिज़ाइन करते थे और जनरली वो 90 डिग्री के प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, लेकिन आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद का ऐसा मानना था कि जब हमारे पास 360 डिग्रीज हैं सो वाई टू स्टिक टू वन, और इसीलिए इन्होंने कोट दिया देयर आर 360 डिग्रीज देन वाई टू स्टिक टू वन। जनरली आप देखोगे कि हमारे घर की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो 90 डिग्री पर इरेक्ट होती है, बट ज़ाहा हदीद ने ये प्रूव किया कि नहीं, वी हैव मोर देन 1 डिग्री और इन्होंने कहा हमारे पास 360 डिग्रीज है, तो जो हम चाहें वो डिग्री ले सकते हैं। और इस तरीके से इन्होंने अपनी बिल्डिंग को स्टार्ट किया और इन्होंने कर्व्स में अपनी बिल्डिंग्स को बनाने स्टार्ट किया, इसीलिए ज़ाहा हदीद को क्वीन ऑफ कर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इनके फॉर्म्स के बारे में बात करें तो इनका जो फॉर्म था दैट वाज फ्लूइड, और इन्होंने जो ट्रेडिशनल ज्योमेट्री थी उसको चैलेंज किया, जो 90 डिग्री की बात करती थी, स्ट्रेट लाइंस की बात करती थी, उन्होंने इसको चैलेंज किया। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद की 3 ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में जिनको डिज़ाइन करके इन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी एंड द फर्स्ट बिल्डिंग इज ग्वांगझू ओपेरा हाउस जो कि चाइना में है। ग्वांगझू ओपेरा हाउस चाइना में लोकेटेड एक ऐसी स्ट्रक्चर है कि अगर आप इसको देखते हो तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आज के ज़माने में बनाई हुई कोई बिल्डिंग है। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये कोई साइंस फिक्शन मूवीज़ का कोई सेट है जो डिज़ाइन किया गया हो, बट इट इज़ अ रियल बिल्डिंग दैट इज़ कॉल्ड ग्वांगझू ओपेरा हाउस इन चाइना। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज मेट्सी म्यूजियम जो कि रोम में लोकेटेड है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज हैदर अलीयव सेंटर जो कि बाकू में लोकेटेड है। और हैदर अलीयव एक कर्व स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्म आप देख सकते हो फ्लूइड फॉर्म, इसका शेप भी आप देख सकते हो, काफ़ी कर्व स्ट्रक्चर ये है। इसमें फ्लोइंग कर्व्स को यूज़ किया गया है, 90 डिग्री की वॉल्स आपको स्ट्रेट देखने को इसमें नहीं मिलती हैं। अब बात करेंगे आर्किटेक्ट लुइस खान के बारे में, जिनको किंग माना जाता है या मास्टर माना जाता है लाइट एंड शेडो का। लुइस खान इज नोन एज मास्टर ऑफ लाइट एंड शेडो। इनकी बिल्डिंग्स में आपको लाइट एंड शेडो का बहुत ही अच्छा रोल मिलता है। चलिए अब इनकी फिलॉसफी को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम इनकी कुछ बिल्डिंग्स को पढ़ लेते हैं। चलिए, पहली बिल्डिंग है इनकी सॉल इंस्टीट्यूट जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है और ये कंक्रीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्री आपको इसमें देखने को मिलती है और इसके साथ ही इसमें ओशन व्यू है जो कि इसको बहुत ही यूनिक बनाता है। एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज नेशनल असेंबली बिल्डिंग जो कि ढाका में लोकेटेड है और ये अपने कंक्रीट फॉर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये एक पार्लियामेंट बिल्डिंग है। एंड नाउ द लास्ट वन इज किम्बेल आर्ट म्यूजियम जो कि टेक्सा में है
और अगर आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि इस बिल्डिंग में लाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसकी वॉल्स को लाइट के लिए ही वॉल्स के फॉर्म में डिजाइन किया गया है। अब बात करेंगे हम एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में कि जिनकी बिल्डिंग्स आपने 101% किसी ना किसी हॉलीवुड मूवी में देखी होगी, अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे तो इनका नाम है नॉर्मन फॉस्टर। नॉर्मन फॉस्टर की बिल्डिंग्स को आपने किसी ना किसी हॉलीवुड की मूवीज में ज़रूर देखा होगा। हम अपने एग्जाम्पल्स में भी उन बिल्डिंग्स को आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या थी। चलिए सबसे पहले समझेंगे हाई टेक आर्किटेक्चर को। इनकी जो फिलॉसफी थी दैट वाज हाई टेक आर्किटेक्चर। ये अपनी बिल्डिंग्स में मॉडर्न मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जैसे स्टील है, ग्लास है, कटिंग एज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर को दोनों को इन्होंने इंटीग्रेट किया, यानी कि इंजीनियरिंग प्लस आर्किटेक्चर दोनों को इन्होंने कंबाइन किया और उसका एक फ्यूजन क्रिएट किया, दैट वाज हाई टेक आर्किटेक्चर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डिज़ाइन। इनकी बिल्डिंग बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होती थी, यानी कि उनको सस्टेन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए कम से कम इनपुट, कम से कम एनर्जी की ज़रूरत होती थी। चलिए अब नॉर्मन फॉस्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को देख लेते हैं, और जो आपने हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखी होंगी ऑलरेडी। तो नॉर्मन फॉस्टर की पहली बिल्डिंग का नाम है हास टावर, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि इसमें आपको एक डायमंड ग्रिड देखने को मिलती है, और ये स्ट्रक्चर इस डायमंड ग्रिड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज फेमस फॉर द डायमंड ग्रिड फसाड। और ये फसाड केवल इसको स्ट्रेंथ नहीं देता, बल्कि अपने अंदर आने वाली लाइट को भी मैक्सिमाइज करता है, ताकि बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके और हमें कम से कम आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत पड़े। अब हम बात करेंगे सेकंड बिल्डिंग की, और इस बिल्डिंग का नाम है द घेरकिन, जो कि लंदन में लोकेटेड है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बेसिकली एक एग शेप बिल्डिंग है, जिसका शेप एक एग के जैसा लगता है, एक अंडे के जैसा लगता है, एंड इट इज़ अ वेरी यूनिक बिल्डिंग। एंड द नंबर थर्ड दैट इज मिलाव वायडक्ट, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। मिलाव वायडक्ट एक ब्रिज है जो दुनिया का टॉलेस्ट ब्रिज माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्किटेक्ट की, जिनका नाम है आई.एम. पे, और इनको ज्योमेट्रिक मास्टर के नाम से जाना जाता है। आई.एम. पे एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी को और वेस्टर्न मॉडर्निज्म को दोनों को कंबाइन किया और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाए। और आई.एम. पे एक प्रिट्जकर प्राइज विनर भी हैं, और प्रिट्जकर प्राइज अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है, जिसको नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। अब बात करेंगे आई.एम. पे की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में। तो फर्स्ट बिल्डिंग इज लूवर पिरामिड, जो कि पेरिस में लोकेटेड है। अगर आप इस बिल्डिंग को बहुत ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि इस बिल्डिंग का जो शेप है इट इज लाइक अ पिरामिड। तो जब इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया, बट जब ये बिल्डिंग बनी और बनने के बाद जब काफ़ी अच्छी लगने लगी और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर बना, तो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आया, और आज के टाइम में पूरी दुनिया से लोग लूवर पिरामिड को देखने के लिए जाते हैं। लूवर पिरामिड एक ग्लास पिरामिड है, और ये ग्लास से बना हुआ है। एंड द नेक्स्ट बिल्डिंग इज बैंक ऑफ चाइना टावर, जो कि हांगकांग में लोकेटेड है। अगर आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको दिखेगा कि इसका जो फ्रेमवर्क है दैट मेक्स अ ट्राइंगल, तो आपको काफ़ी सारे ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं। और ये जो स्टेक टावर्स पर आपको फ्रंट में जो ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं, ये इसको एक यूनिक डिज़ाइन देते हैं, जो उसको वर्ल्ड की बहुत ही यूनिक बिल्डिंग में से एक बनाता है। एंड द लास्ट बिल्डिंग इज नेशनल गैलरी ईस्ट बिल्डिंग, जो कि क्लासिकल आर्किटेक्चर को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्किटेक्ट फिलिप जॉनसन के बारे में। आर्किटेक्ट फिलिप जॉनसन को एक ग्लास पायनियर के नाम से जाना जाता था। ग्लास एक मॉडर्न मटेरियल है, और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ग्लास में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और ग्लास में लाइट पास हो सकती है, तो किसी भी बिल्डिंग में हमें कम से कम आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड, स्टाइल की अगर हम बात करें तो इनका स्टाइल इंटरनेशनल स्टाइल से पोस्ट मॉडर्निज्म तक
इवॉल्व किया, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स इन्होंने इंटरनेशनल स्टाइल्स पर बनाए एंड काफ़ी पोस्ट मॉडर्निज्म स्टाइल पर। अब बात कर लेते हैं आर्किटेक्ट एम पे के द्वारा डिजाइन किए बिल्डिंग्स का, तो जिसमें उनकी पहली बिल्डिंग का नाम है ग्लास हाउस, जो कि कनेक्टिकट में लोकेटेड है और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ एक हाउस है। और ये हाउस बहुत ही सिंपल है बट अपने आप में बहुत ही यूनिक है, ग्लास को यूज करके इसको बनाया गया है। एंड द सेकेंड बिल्डिंग इज AT&T बिल्डिंग, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और ये पोस्ट मॉडर्न स्काई स्क्रैपर है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज सीग्राम बिल्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सीग्राम बिल्डिंग को IM पे ने मीज वान द रोहे के साथ मिलकर बनाया था और ये मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस माना जाता है। अब हम बात करेंगे एक और लेजेंडरी आर्किटेक्ट के बारे में जिनका नाम है लुडविग मीज वान दे रोहे। लुडविग मीज वान दे रोहे एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे और इनका जो फिलॉसफी था दैट वाज लेस इज मोर। इनका ऐसा मानना था कि हम जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें वो मिनिमलिस्ट हो, कम से कम उसको डिज़ाइन किया जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही ऑर्नामेंटेशन हो और अगर ऑर्नामेंटेशन को ना ही किया जाए तो और बेस्ट है। ऐसा मानना इनकी फिलॉसफी थी, इसीलिए इन्होंने कोट दिया लेस इज मोर। तो अगर हम इनकी फिलॉसफी के बारे में बात करें तो इनकी फिलॉसफी थी मिनिमलिज्म। इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में स्टील और ग्लास का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, ओपन फ्लोर प्लान्स रखे एंड प्रोपोर्शन को रिफाइन किया। अब हम बात कर लेते हैं मीज वान दे रोहे की कुछ बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स के बारे में। एंड द फर्स्ट इज सीग्राम बिल्डिंग, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। बट अगर आप इसको बहुत सिंपली तरीके से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो देखोगे आप कि बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है। अगर शेप आप देखो तो रेक्टेंगुलर शेप आपको देखने को मिलता है, क्लियर एंड क्लीन लाइंस आपको देखने को मिलती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, जिसमें हम कम से कम बिल्डिंग को ऑर्नेट करते हैं, कम से कम हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट बिल्डिंग इज फार्न्सवर्थ हाउस, जो कि इलिनॉइस में लोकेटेड है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये आपको फ्लोट करता हुआ दिखेगा, यानी कि ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है। ऐसा लगेगा मानो ये हवा में फ्लोट कर रहा हो और इसका बेस जमीन से टिका हुआ ना हो। और इस बिल्डिंग को ग्लास का यूज करके बनाया गया है। एंड नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज तुगेनदत विला, जो कि चेक रिपब्लिक में है और ये एक बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्ट के प्रिंसिपल्स को यूज करके बनाया गया मास्टरपीस है। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि YouTube पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं और वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेपरेशन में बीच में अटक जाते हैं, स्ट्रक हो जाते हैं और फिर वो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा स्टेप हमें लेना है, कौन सी बुक लेनी है या कोई और भी डाउट। तो इसके लिए आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। एंड साथ में स्क्रीन पर भी आपको एक नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप कॉल करके भी अपने लिए डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्किटेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्किटेक्ट के बारे में जिनका नाम है रिचर्ड रॉगर्स। तो रिचर्ड रॉगर्स को हाईटेक विजनरी के तौर पर जाना जाता है। ऐसा क्यों कि इनको हाईटेक विजनरी बोले? क्योंकि इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में आर्किटेक्चर प्लस इंजीनियरिंग दोनों को कंबाइन किया और अपने बिल्डिंग को हाई टेक बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया। अब अगर हम बात करें कि इनकी बिल्डिंग्स के बारे में तो इनकी एग्जांपल्स को देखकर हम इनकी फिलॉसफी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि हाई टेक आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो इनसाइड आउट डिज़ाइन है। इनसाइड आउट डिज़ाइन जिसका मतलब है कि जनरली जो सर्विसेज हम बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं और उनको हाइड करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने उन सारी सर्विसेज को एक्सपोज किया और बिल्डिंग के आउटसाइड पर प्रपोज किया। चलिए देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स में। तो चलिए पहला इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज पोम्पिडो सेंटर, जो कि पेरिस में लोकेटेड है। अगर आप इस स्ट्रक्चर की फोटो को ध्यान से देखते हो तो आप देखोगे कि जितनी भी डक्ट्स आपको देखने को मिलती है, जो भी बिल्डिंग की सर्विसेज है, उनको इन्होंने बिल्डिंग के एक्सटीरियर पर प्रपोज किया है, वहाँ पर उनको इंस्टॉल किया है। इन्होंने अपनी जो भी सर्विसेज इनको हाइड नहीं किया। जनरली आप देखोगे कोई भी बिल्डिंग होती है वो बाहर से ब्यूटीफुल होती है या बाहर से उसको सिंपल लगते हैं, बट इन्होंने अपनी सारी सर्विसेज को, डक्ट वाले पार्ट को, जो भी इनका स्ट्रक्चर था उस सब को इन्होंने एक्सपोज किया बाहर एक्सटीरियर पर।
एंड द सेकेंड बिल्डिंग इज लॉयड्स बिल्डिंग, जो कि लंदन में लोकेटेड है। और इस बिल्डिंग में भी आप देखोगे कि सारी सर्विसेज, सारे पाइप, सारे डक्ट्स आपको बाहर देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज मिलेनियम डोम, जो कि लंदन में लोकेटेड है और ये टेंशन के प्रिंसिपल पर काम करता है और इस स्ट्रक्चर में टेंशन के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे फेमस आर्किटेक्ट्स एंड दियर वर्क्स के बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन सिर्फ इतने ही आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, और भी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको पढ़ना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे आर्किटेक्ट्स को, उनकी सारे वर्क्स को यूट्यूब पे कवर कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियोस में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल में पढ़ा सके, लेकिन यूट्यूब पर कवर कर पाना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सब कुछ हम बहुत ही डिटेल्स के साथ में अपने लाइव क्लासेस में कवर करते हैं। तो अगर आप बहुत ही सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने एग्जाम को लेके सीरियस हो और एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए फोकस होकर प्रिपरेशन करना और डिटेल में तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानना है कि तैयारी कैसे करें, कैसे प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो SSAC। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से NID, NIFT एंड UC के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारी क्लासेस जनरली 8 PM to 10 PM होती है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। फ्री डेमो क्लासेस बहुत ही आसान है बुक करना, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट है ssacinstitute.in, और जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको राइट साइड में डेमो क्लास का एक टैब दिखता है, जिस पर क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो क्योंकि ये डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बुक कीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लासेस। इसके साथ ही अगर आपको फिर भी डेमो क्लासेस बुक करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। और इसके साथ ही स्क्रीन पर भी आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और हमसे बात करके अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।